Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग अखंड भारत देख रहे थे और इस सीरीज में जो है हमने अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, है ना, तिब्बत को, बांग्लादेश को, म्यांमार को देख लिया है। आज जो बारी है, एक छोटा सा राष्ट्र है नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है ना। आज हम लोग उसके इतिहास को जानेंगे कि जो अखंड भारत है इसमें नेपाल भारत का हिस्सा था नहीं था, और जो इससे जुड़ा हुआ नेपाल का जो इतिहास है, हमारे देश से जुड़ा हुआ नेपाल का इतिहास है, नेपाल भारत संबंध है, हम इसको आज की वीडियो में देखेंगे और बेहतरीन ढंग से देखेंगे। आज जो है यह आप इस पूरे मैप में, जो अखंड भारत का मैप आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जहां जिसकी आज चर्चा होगी नेपाल की, वह आपका ये वाला जो आप जान ही रहे होंगे, ये वाला जो मैप छोटा सा कंट्री है, ये जो नेपाल, जहां मेरा फिंगर दिख रहा होगा आपको, ये नेपाल है जो 1904 में भारत से अलग हुआ। तो यह जो है इसको आज पढ़ेंगे और नेपाल के चारों ओर की अगर बातें करें, है ना, तो नेपाल के जो उत्तर में है यह तिब्बत, हमने तिब्बत को पढ़ाया है आपको। तिब्बत में ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो है कुनलुन, है ना, कुनलुन सान माउंटेन, जो कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, ये भी हमने बताया था तिब्बत में, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा से थोड़ा सा अंदर है। और जो ये आपका नेपाल हो गया, और नेपाल से जुड़ा हुआ जो भारत का पड़ोसी स्टेट है, जो राज्य नेपाल के करीब है, वो आपका 5 है। कौन कौन है? तो देखिए, यहाँ नेपाल सबसे पहले हो गया। नेपाल के जस्ट नीचे अगर आप थोड़ा सा दक्षिण में आइएगा तो यहाँ पर अपना बिहार है ना, जहाँ हम लोग हैं, ये बिहार है। ये थोड़ा छोटा सा, मतलब थोड़ा सा ये इस टाइप का, मतलब थोड़ा अलग बिहार है। थोड़ा सा इससे बड़ा ये वाला यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और ये थोड़ा सा बिहार से बड़ा है। और इसके बाद जो ये वाला क्षेत्र है, ये आपका उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड है, जानते हैं। यहाँ आपका इस तरफ अगर उत्तराखंड आइएगा तो ये वाला नेपाल को यहाँ छूता है उत्तराखंड। नेपाल को यहाँ मिडिल से जो है उत्तर प्रदेश और बिहार छूता है। ये वाला बिहार है, यहाँ हम बी लिख देते हैं। ये वाला यूपी है, यहाँ यूपी लिख देते हैं। और ये वाला उत्तराखंड है, इसको उत्तराखंड ही रहने देते हैं। तो 3 स्टेट यहाँ हो गया। एक चौथा सिक्किम है, जो यहाँ पर नेपाल को टच करता है ना, जहाँ से कि आपका भारत चीन मार्ग है, जिससे कि आयात निर्यात वाली चीज़ें जो चीन से आती है, वह सिक्किम वाला क्षेत्र हो गया। ये सिक्किम 4 हो गया। और 5वां है जो आपका ये जो बांग्लादेश है, इसके बगल में जो पश्चिम बंगाल है अभी, जो पहले बंगाल था, कट करके पूर्वी बंगाल अलग हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान बना और बाद में बांग्लादेश बन गया, उसको छोड़ करके जो अपना भारत में पश्चिम बंगाल है यहाँ पर, है ना, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का भी थोड़ा सा क्षेत्र जो है यहाँ पर, वह नेपाल को टच करता है ना, नेपाल को छूता है। ये पश्चिम बंगाल का, यहाँ पश्चिम बंगाल है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे जाके पतलानुमा, इसकी जब आप मैप देखिएगा, थोड़ा पतलानुमा होकर के हल्का सा नेपाल को टच करता है। तो यहाँ पर 5 स्टेट हो गया भारत का, जो नेपाल की सरहद को छूता है। तो उसमें हो गया आपका कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये इस 5 स्टेट के अलावा कोई भी स्टेट भारत का नहीं है जो नेपाल की सीमा को छू सके। तो ये इसलिए जो है, आप जानते हैं कि नेपाल जाने में कोई वीजा, पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ का लोग भी यहाँ खुलेआम आते हैं, यहाँ का लोग भी वहाँ आराम से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह चूंकि बिहार का जो आपका कटिहार, इधर पूर्णिया तरफ का जो क्षेत्र है, वह अगर आप बढ़िएगा धीरे धीरे, वो आगे जाकर के क्या होगा, नेपाल की उसमें सरहद में चले जाइएगा आप। तो यहाँ से ये 5 स्टेट हो गया। अब है बात कि 5 जो, अब नेपाल का नाम नेपाल कैसे पड़ा, इसको हम लोग जानते हैं, सीखते हैं। पहले ये जो है, देखिए, ये पूर्णतः जो है प्रमाणिक ये बात नहीं है, इसलिए मैं पहले बता दूं इसको। इसमें क्या है कि एक ने नाम के ऋषि थे, है ना, यह एक विश्वास के तौर पर कह रहा हूं, ये कोई प्रमाणिक ऐसा नहीं है। तो ने नाम का एक महर्षि था, और ये पाल नाम का जो गुफा होता है, पाल मीन्स गुफा, यह जो है पाल नाम का गुफा था। तो यह जो है, और ये ने नाम का ऋषि जो आज नेपाल है, उसका जो काठमांडू शहर है, जो नेपाल की राजधानी भी है, वो शहर चूंकि नेपाल की सबसे बड़ी सिटी है, वहाँ पर जो काठमांडू जगह है, वहाँ पर ये ने नाम के ऋषि जो थे वो निवास करते थे। और वहीं पाल नाम की गुफा थी, जो कि उसका कार्यस्थल था, उसका तप स्थल था। तो वहीं से जो है काठमांडू का वह जगह जहाँ वो ने नाम के महर्षि रहते थे, और पाल नाम की गुफा उसका जो है कार्यस्थल था या उनका तपोस्थल था, वहीं से नेपाल नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि ने महर्षि का जो पाल नाम का गुफा था, ये बाद में, चूंकि ये स्थान काठमांडू में था, और वहीं से ये नेपाल शब्द की उत्पत्ति हुई है ना। ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन एक प्रसिद्ध विश्वास है ना। ने शब्द की ऋषि ने, इसका माना जाता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो है इनका निवास स्थान था, वहां से नेपाल बना। चलिए, ये बात तो हो गई। अब जो है
और नेपाल के द्वारा जो है जो क्षेत्र काठमांडू का इनके द्वारा जो भूखंड आज है वह नेपाल है। और अब नेपाल की जो भारत के साथ संबंध है या नेपाल के बारे में और भी चीज़ें जो है हम उसको रखते हैं आपके सामने, एक एक करके सारा पॉइंट रखेंगे और आराम से हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो नेपाल एक बहुत खूबसूरत दक्षिण एशियाई रुद्ध स्थल है। दक्षिण एशियाई क्या, चूंकि जब आप एशिया का मैप देखिएगा ये तो भारत का है, जब भारत जिस महादेश में है उस महादेश का देखिएगा तो वहां पर जो ये नेपाल वाला क्षेत्र है, तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये तो चूंकि मध्य एशिया, ये दक्षिण एशिया आता है ना। एशिया का नीचे वाला पार्ट आप जानते हैं किसी मैप में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो ये एशिया का दक्षिण भाग है, इसलिए इसको दक्षिण एशियाई रुद्ध स्थल बोलते हैं नेपाल को। ये दक्षिण एशियाई रुद्ध स्थल है, भूखंड है, जिसको हम लोग नेपाल कहते हैं। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासित प्रदेश तिब्बत है। आप जान ही रहे हैं ये छोटा सा नेपाल है और इसके उत्तर में थोड़ा सा इसके ऊपर में, ऊपर चूंकि नॉर्थ में कौन है, जो चीन का स्वायत्त शासित क्षेत्र है वह तिब्बत है, वह नेपाल से उत्तर में है ना। दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, नेपाल का दक्षिण, ये नेपाल है तो नेपाल का दक्षिण क्षेत्र कौन सा हो गया, नीचे वाला, जिसमें कि यूपी बिहार है। तो नेपाल का दक्षिण क्षेत्र जो है वह भारत से है। और दक्षिण के बाद जो पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम मतलब कौन सा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये वाला पूर्व भाग है, ये वाला पश्चिम भाग है, वेस्ट। पश्चिम में आपका कौन हो गया, तो पश्चिम में उत्तराखंड। यहाँ अगर नेपाल के पश्चिम में आ जाइएगा तो उत्तराखंड, और नेपाल के दक्षिण में आइएगा तो यूपी और बिहार, है ना। तो दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत अवस्थित है, पश्चिम में भी भारत अवस्थित है। इसलिए कहा जाता है ना, नेपाल के उत्तर को छोड़ करके दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में तीनों जगह उसको किससे घिरना पड़ता है, भारत से। क्योंकि अगर यदि आप नेपाल के पूर्व में जाइएगा तो यहाँ पर सिक्किम है, जिसकी सरहद नेपाल की सरहद को छूती है। इसके बाद नेपाल से जब दक्षिण आइएगा तो यहाँ यूपी बिहार है और बंगाल है, यह सरहद जो है नेपाल की सरहद को छूती है। और जब नेपाल के आप पश्चिम में आते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड है जो नेपाल की सरहद को छूती है। तो यह तीन दिशाओं से भारत से घिरा है, और एक दिशा जो नेपाल का उत्तर दिशा है वह चीन का स्वायत्त शासित भूखंड जो तिब्बत है उससे घिरा हुआ है। तो यह जो है नेपाल की चौहद्दी हो गई, है ना। नेपाल में जो हिंदू प्रतिशत है वह 81.3% है ना। हिंदुओं का प्रतिशत कितना है, 81.3% जो है यह हिंदू बाहुल क्षेत्र है। नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है, प्रतिशत के आधार पर, है ना। अगर पूरे विश्व में हिंदू प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो नेपाल विश्व का सबसे बड़ा हिंदू प्रतिशत वाला राज्य है, मतलब राष्ट्र है, मतलब कि वो यहाँ हिंदू प्रतिशत जो है बहुत ज़्यादा है। कुछ दिन पहले जो है एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में नेपाल को देखा जाता था, लेकिन 2015 के बाद जो संविधान बना हुआ उसको भी क्या गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य कर दिया गया। वहाँ भी बहुत सभी धर्मों के लोग, सभी अलग अलग पंथ लोग, सब अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पर भी निवास करते हैं। और यह जो है चूंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है आपका नेपाल भी 2015 के बाद हो गया, उसके कानून में भी बदलाव किया गया है ना। तो नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल की राजभाषा नेपाली, और नेपाल के लोगों को नेपाली कहा भी जाता है। इसकी राष्ट्रभाषा क्या है, तो नेपाल की राष्ट्रभाषा भी नेपाली है, और नेपाल में रहने वाले लोगों को भी क्या कहा जाता है, नेपाली कहा जाता है। नेपाली राष्ट्रभाषा भी और रहने वाले लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। नेपाल का राष्ट्र वाक्य जो है यह बेहतरीन है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरियसी, है ना। यह एक संस्कृत श्लोक है जो कि इसका राष्ट्र वाक्य है ना। किसका, नेपाल का राष्ट्र वाक्य क्या है, तो ये है जननी जन्मभूमि च, है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, स्वर्गादपि, है ना, स्वर्गादपि गरियसी, यह जो है इसका राष्ट्र वाक्य है नेपाल देश का। तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, इस राष्ट्र वाक्य का अर्थ क्या हुआ, माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा महान होती है ना। माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। इसका अर्थ क्या होता है, माँ और मातृभूमि, मतलब जहां आपका जन्म हुआ, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, या स्वर्ग से भी बड़ा होता है, या स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, बढ़कर होता है। यह जो है इसका राष्ट्र वाक्य है ना, कि माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होता है या बढ़कर होता है, महान भी लिख सकते हैं, स्वर्ग से भी महान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, राजधानी इसकी कहाँ है, काठमांडू, जानते ही हैं।
और काठमांडू जो है यह नेपाल का सबसे बड़ी सिटी है, यह इसकी जो है राजधानी भी है। पोखरा संस्कृति और रोमांचक का केंद्र भी है। यह जो काठमांडू है यह पोखरा संस्कृति है ना, पोखरा यहाँ की संस्कृति है, और पोखरा संस्कृति और क्या बोलता है, तो यह रोमांच का केंद्र भी है। नेपाल की तराई में बसा पोखरा नेपाल का प्रमुख पर्यटक स्थल है। पोखरा जो है यह नेपाल का प्रमुख, पोखरा नेपाल का प्रमुख पर्यटक स्थल है ना, पर्यटक स्थल है, याद रखिएगा। पोखरा क्या है, नेपाल का प्रमुख पर्यटक स्थल है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट भी आपका नेपाल में ही है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल हिमालय में बसा हुआ है, जानते ही हैं, ये हिमालय क्षेत्र है जहां पर नेपाल बसा हुआ है। देखिए हिमालय क्षेत्र नेपाल में है, और जो यह कुनलुन सान माउंटेन्स है, यह भी जो क्षेत्र है यह हल्का नेपाल से अंदर जो है तिब्बत वाला पार्ट है ना, चूंकि तिब्बत 16,000 फुट ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर जो श्रृंखला है ये कुनलुन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो कि नेपाल है। इसलिए क्या बोला कि नेपाल हिमालय में बसा हुआ है ना, हिमालय में बसा हुआ है। इसका दक्षिणी भाग उपजाऊ और नम है। दक्षिणी भाग क्या है, उपजाऊ है और नम भी है। देखिए अब नेपाल का दक्षिणी भाग कौन सा हो गया, यह तो ऊपर वाला तो उत्तरी भाग, नीचे वाला दक्षिणी भाग। तो नेपाल का जो दक्षिणी भाग मतलब क्या, दक्षिणी भाग मतलब यूपी और बिहार वाला जो क्षेत्र है, इसका थोड़ा नीचे वाला जो पोर्शन है नेपाल का, चूंकि छोटा सा है तो बताने में हमको दिक्कत हो रहा है। ये नीचे वाला जो पार्ट है यह दक्षिणी भाग है, वो उपजाऊ भी है और नम भी है। 1,47,181 वर्ग किलोमीटर जो है इसका है ना, 1,47,181 वर्ग किलोमीटर जो है यह इसका क्षेत्रफल है। किसका, तो नेपाल का क्षेत्रफल है। 1,47,181 वर्ग किलोमीटर यह देश के क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 93वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। कितना, 93वां है ना, 93 जो है ये 93वां सबसे बड़ा राष्ट्र है, जिसको कि नेपाल कहा जाता है। विश्व का 93वां सबसे बड़ा राष्ट्र कौन हो गया, नेपाल, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 41वां देश है। जनसंख्या में क्या है, तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 41वां राष्ट्र कौन है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वह आपका नेपाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल में ही अंतिम हिंदू सम्राट थे, चूंकि हिंदू बाहुल क्षेत्र है इसलिए हिंदू सम्राट नेपाल में अंतिम हुए, ये भी बात सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो सिद्धार्थ हुए है ना, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जिसको हम लोग तथागत भी बोलते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, तो वह जानते हैं नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी जो है नेपाल के दक्षिण में एक जगह है जहाँ की महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो यह भी नेपाल को इसका भी गौरव प्राप्त है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म दक्षिणी नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। यह दक्षिणी नेपाल जो है उसमें लुम्बिनी वाला क्षेत्र जो है, ऊपर उत्तर नेपाल हो गया, नीचे जो है दक्षिण नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। देश के मुख्य अल्पसंख्यक में तिब्बतन बुद्धिस्ट एवं मुस्लिम आते हैं ना। तिब्बतन अल्पसंख्यक में कौन आएगा, तिब्बतन बुद्धिस्ट एवं मुस्लिम। तिब्बतन हो गया, तिब्बतन बुद्धिस्ट हो गया है ना, और कौन है, मुस्लिम भी यहाँ पर आबादी है। मुस्लिम 4.4% है, कहाँ पर, नेपाल में मुस्लिम आबादी भी है। और मुख्य तिब्बतन बुद्धिस्ट, मुस्लिम, किरातस और क्रिश्चियन का समावेश है। किरातस हम बताएंगे आगे, ये यहाँ का मूल निवासी है ना। किरातस और क्रिश्चियन जो है यह भी यहाँ पर है। क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन धर्म के भी लोग हैं। तो ये सब अल्पसंख्यक में है, हिंदू बहुसंख्यक में है। तिब्बतन बुद्धिस्ट यह भी अल्पसंख्यक है। मुस्लिम वह भी नेपाल में अल्पसंख्यक है। किरातस जो इसकी यहाँ की मूल जनजाति है वह भी जो है आपका अल्पसंख्यक में है। और क्रिश्चियन भी जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक में। लेकिन इन सबका निवास जो है, इन तमाम धर्मावलंबियों का निवास जो है नेपाल में है, ये हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार 81.3%, यह आपका हिंदू का हो गया जो हमने बताया था। 81.3% आपका हिंदू हो गया। 9% बौद्धिस्ट है। देखिए 9% कौन है, बुद्धिस्ट। यहाँ जो है बौद्ध धर्मावलंबी जो है, बुद्धिस्ट की संख्या भी अच्छा है, 9% बुद्धिस्ट है, 81.3% हिंदू है, और आपका 4.4% मुस्लिम है। कितना, 4.4% जो है यह आपका मुस्लिम है। और जो किरातस है ना, जो आपका यहाँ का स्वदेशी जातीय धर्म है किरातस, यह 3% है ना। 3% जो है यह आपका किरातीवादी या किरातस जो बोलिए, इसको किरातीवादी बोला जाता है, यह भी नेपाल में निवास करती है। और यह जो है आपका स्वदेशी जातीय धर्म है। स्वदेशी यहाँ भारत नेपाल का जो है
स्वदेशी जातीय जनजाति है या जातीय धर्म है ना, जिसको किरातीवादी बोला जाता है। तो 81.3% हिंदू, 9% बुद्धिस्ट, 4.4% मुस्लिम, 3% किरातीवादी स्वदेशी धर्म जातीय धर्म, और जो है 1.4% ईसाई है। 1.4 क्या है, 1.4% जो है आपका ईसाई है। और भी है 0.2 सिख है, 0.1 जैन है, 0.2 जो है यह आपका सिख है, 0.1 जो है ये आपका जैन धर्मावलंबी है, और 0.6 अन्य धर्म के लोगों का है ना, 0.6% जो है अन्य धर्मावलंबी है। तो यह इतने धर्म के लोगों का प्रतिशत हमने आपके सामने रखा। नेपाली लोगों को गोरखा के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, गोरखा। बहुत बहादुर और कहा जाता है, बहुत जो है ना वीरता से ये लोग सामना करते हैं। गोरखा जो है, तो नेपाली लोगों को गोरखा भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के विश्व युद्ध में अपने वीरता के लिए जाना जाता है। कौन, गोरखा अपने वीरता के लिए जाना जाता है, जो कि आपका नेपाल का ये लोग जो है सैनिक है। संसार की सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखला में से 8 नेपाल में है। जितना में भी पूरे संसार में 14 हिम श्रृंखलाएं हैं, है ना, 14 हिम श्रृंखला है, उसमें से 8 हिम श्रृंखला जो है वह सिर्फ नेपाल में है ना। 8 हिम श्रृंखला कहाँ है, तो नेपाल में है। चलिए, जिसमें संसार का सर्वोच्च सागर माथा एवरेस्ट भी एक है, और इसी सब में जो है ये 14 में से 8 हिम शिखर जो है वह नेपाल में है, और इसी में आपका सागर माथा जो एवरेस्ट है ना, सागर माथा एवरेस्ट भी इसी सब में से एक है ना। नेपाल और चीन की सीमा पर है, यही आपका तिब्बत और नेपाल, जो यहाँ नेपाल और चीन की सीमा पर कौन है, तो यह आपका है ना संसार का सर्वोच्च सागर माथा एवरेस्ट जो है नेपाल और चीन की सीमा पर है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है नेपाल का, काठमांडू, ये हमने बताया ही। चलिए, नेपाल की भारत और यूनाइटेड किंगडम से है ना, इंडिया और यूके के साथ है ना, नेपाल का इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ अच्छी दोस्ती है। यह सार्क का संस्थापक सदस्य है ना, सार्क का, ये जो है सार्क का है ना संस्थापक सदस्य देश है, मतलब इन्होंने स्थापना की। सार्क का जो है संस्थापक सदस्य देश है, यह भी याद रखिएगा। चलिए, साथ ही यह देश यूनाइटेड नेशन और बिम्स्टेक का भी सदस्य है। यूनाइटेड नेशन और ये जो है बिम्स्टेक का भी आपका का सदस्य है। बिम्स्टेक का भी सदस्य है कौन, नेपाल। सार्क का भी है, बिम्स्टेक का भी है। इसकी गिनती दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में होती है। नेपाल की गिनती जो है दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में होती है। अभी जो है हमने सिर्फ नेपाल की जो है इन्फॉर्मेशन ली है, कहाँ कहाँ क्या है, लोगों का निवास क्या है, जनजाति क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इन सब चीज़ों को देखा। अब हम लोग जो है इस नेपाल का जो है इतिहास देखेंगे, नेपाल के हिस्ट्री को देखेंगे बेहतरीन ढंग से। चलिए, अब हम लोग नेपाल के इतिहास को देखते हैं। नेपाल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अशोक का शासन रहा। कब, तो 3री शताब्दी में जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किसका शासन रहा, अशोक का, है ना, अशोक का। अशोक सम्राट अशोक का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ना, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक का शासन रहा। चौथी में समुद्रगुप्त का रहा। 3री के बाद जो है ना चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में है ना, ईसा पूर्व में किसका रहा, तो समुद्रगुप्त का। यह भी याद रखिएगा, है ना, समुद्रगुप्त का शासन रहा। और चौथी के बाद जो है आपका 7वीं शताब्दी में तिब्बत का आधिपत्य हो गया, है ना। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन हो गया, तो जो तिब्बत के लोग थे इसका अधिकार जो है नेपाल पर हो गया। 3री शताब्दी में यहाँ अशोक का शासन था, चौथी में समुद्रगुप्त, 7वीं में तिब्बत का आधिपत्य हो गया, है ना। और इस देश में आंतरिक संघर्षों के कारण अत्यधिक रक्तपात हुआ। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुरी वंश के राजा राज्य करते थे। अब कब आ गया, तो 11वीं शताब्दी में, है ना। 11वीं में कौन आ गया, 11वीं शताब्दी में ठाकुरी राजवंश, है ना। ठाकुरी राजवंश के राजा जो है यहाँ पर राज्य करते थे। इसके बाद नेपाल में मल्ल वंश, जिसका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हो गया, यक्षमल। इसके बाद आ गया आपका मल्ल वंश, और इसी का शासक कौन हो गया, प्रतापी यक्षमल, जिसका नाम की इतिहास में मिलता है, यक्षमल हो गया। और लगभग 1426 से 1445 ईस्वी तक राज रहा। कब तक रहा, है ना, 1426 से 1445 ईस्वी आ गया, है ना। 1426 से 1445 ईस्वी तक जो है मल्ल वंश, जो यक्षमल था, इसका शासन नेपाल पर रहा। इसके बाद जो है मिथिला के शासक नान्यदेव ने नेपाल पर अपना
नाम मात्र की प्रभुता स्थापित की। किसका? तो मिथिला का जो शासक था, है ना, मिथिला शासक, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम है नान्यदेव। नान्यदेव, इसका शासन जो है आपका नाम मात्र का, मतलब बहुत कम समय का जो है नेपाल में रहा, नाम मात्र का शासन रहा। और मिथिला नरेश जो नान्यदेव था, इसके बाद, है ना, आगे बढ़ते हैं, प्रभुता स्थापित की। यक्षमल्ल ने मरने से पूर्व ही राज्य का बंटवारा जो है अपने पुत्र पुत्रियों में कर दिया, और यही नेपाल के भविष्य के लिए बहुत अंधकार की बात हो गई। यह जो मल्ल वंश का यक्षमल्ल था, यह चूंकि प्रतापी शासक था और इसका बहुत लंबे समय तक जो है कार्य जो शासनकाल नेपाल में रहा, इन्होंने मरने से पूर्व क्या किया, जो नेपाल की धरती थी उसको अपने बाल बच्चों में, अपने पुत्र पुत्रियों में जो है बांट दिया। अभी मरा नहीं था लेकिन जिंदा ही था, और उसी समय पुत्र पुत्रियों में बांट दिया। इसी में जो है भातगांव सब अलग अलग जो क्षेत्र था, काठमांडू वगैरह, उस पर जो है उसके आपस में ही प्रतिद्वंदी राष्ट्र दोनों बन गए। मतलब क्या, दोनों भाई बहन जो आपस में इसका पुत्र पुत्रियां थी, उसको जो बांटा गया अलग अलग जगह, वो लोग आपस में ही लड़ने लगे, और यह जो है नेपाल का सबसे भविष्य खराब होने का कारण हो गया। तो अभी आप लोग देखेंगे, है ना, मिथिला शासक ये है ना, यक्षमल्ल ने मरने से पूर्व ही राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों और पुत्रियों में कर दिया। इस विभाजन के फलस्वरूप नेपाल, है ना, नेपाल काठमांडू तथा भातगांव, यहाँ पर अब जो बांट दिया, तो कौन कौन, एक हो गया आपका काठमांडू और दूसरा है आपका भातगांव। यह जो दोनों क्षेत्र हो गया, ये आपस में ही जो है लड़ना शुरू कर दिया। मतलब कि आप समझिए कि दोनों में जो है एक तरह से कंपटीशन हो गया, प्रतियोगिता टाइप से होने लगा, और वो जो है आपस में परस्पर प्रतिद्वंदी राज्य बट गए, है ना। तो जो अपने बच्चों में बांटा किसने? मल्ल वंश के शासक यक्षमल्ल ने, और इसी में जो है नेपाल का दो टुकड़ा हो गया। समझिए कि दो अलग अलग राष्ट्र जो है परस्पर प्रतिद्वंदी राज्यों में नेपाल बट गया। इन झगड़ों का लाभ उठाकर पश्चिमी हिमालय के प्रदेशों में बसने वाली गोरखा जाति ने 1978 में, अब यहाँ पर जो है 1978 में किसने? गोरखा जाति। अब गोरखा जाति कौन है? जो यहाँ की पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, नेपाल की पश्चिमी क्षेत्र, नेपाल का उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये जो उत्तराखंड की तरफ निवास करती है, नेपाल की बॉर्डर जो उत्तराखंड से मिलती है उस तरफ में निवास करने वाली एक जनजाति है जो गोरखा जाति है। इन्होंने जो है इस दोनों के झगड़ा का लाभ उठाया। ये जो चूंकि बीच में ये जो मिथिला शासक है, ये नाम मात्र का रहा है, इसलिए इसका शासक लगभग बहुत कम रहा है, इसलिए हम मल्ल वंश के यक्षमल्ल से सीधा काठमांडू भातगांव में बांट दिए, ताकि इसके पुत्रों को इन्होंने अपना जमीन बांट दिया। तो ये जो है दोनों राष्ट्र आपस में लड़ने लगे, और इसी का लाभ उठा करके 1978 में गोरखा जाति ने पूरे नेपाल को अपने कब्जे में कर लिया। जब आप आपस में लड़िएगा तो दूसरा कोई ना कोई आपका लाभ उठाएगा, और वही हुआ। नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने वाली जो गोरखा जाति थी, उन्होंने आकर के क्या किया, इस पूरे नेपाल को अपने कब्जे में ले लिया, है ना, नेपाल पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे गोरखाओं ने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर नेपाल को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। क्या किया? गोरखा आपस में एकजुट हुआ और नेपाल को क्या किया, एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया, एक मजबूत राष्ट्र बना दिया, है ना। 19वीं शताब्दी में उन्होंने अपने राज्य की दक्षिण सीमा बढ़ाकर भारत के उत्तरी सीमा में मिला दिया। क्या किया? दक्षिणी सीमा को बढ़ाया और भारत के उत्तरी सीमा में मिला दिया, भारत के उत्तरी सीमा में मिलाया। ये काम किसने किया? यह काम किया गोरखा ने। गोरखा के हाथ में जब नेपाल आया तो वह मजबूत हुआ, पूरा नेपाल को एक किया, और जो नेपाल का दक्षिणी क्षेत्र नीचे वाला है उसको बढ़ाया, और क्या किया, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र था उसमें ला करके मिला दिया। मतलब ये थोड़ा सा जो है बढ़ाने का काम किया, है ना। तो यही बात यहाँ पर है कि 19वीं शताब्दी में उन्होंने अपने राज्य की दक्षिण सीमा बढ़ाकर भारत के उत्तरी सीमा में मिला दी। सीमा सामीप्य के कारण 1814 से 1815 अब देखिए, चूंकि सीमा मिला दिया तो 1814-1815 में क्या हुआ, सीमा सामीप्य के कारण अब दोनों देश का जो है आपस में एक तरह से आमने सामने हो गया। में ईस्वी में नेपाल और अंग्रेज में युद्ध हुआ। क्योंकि इस समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, इसलिए नेपाली में और अंग्रेजों में क्या हो गया, युद्ध हो गया। क्योंकि उस तरह ये ब्रिटिश इंडिया का ला रहा था, है ना, अंग्रेजों के अंडर में था। 1814 से 15 में चूंकि अंग्रेज तो यहाँ शासन कर चुके थे, तो उस समय में जो है उसका जैसे ही उन्होंने अपना उत्तरी क्षेत्र, निचली जो उसका जो नेपाल का दक्षिणी क्षेत्र था उसको बढ़ा के भारत के उत्तरी क्षेत्र में मिलाया, तो क्या हो गया, अंग्रेजों से संघर्ष हो गया। इस गोरखा युद्ध के बाद दोनों देशों में सुबोली की संधि हुई। गोरखा और अंग्रेजों में टकराव हुआ, और इसके बाद संधि किसकी हुई, तो सुबोली की संधि हुई, है ना। सुबोली जो है एक जगह है, सुबोली की संधि, ये याद रखिएगा, किस गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुई, है ना, सुबोली की संधि हुई, जिसके अनुसार नेपाल ने अपने राज्य के कुछ भूभाग ब्रिटिश सरकार को दे दिया। इसमें क्या किया, चूंकि ब्रिटिश हो सकता है मजबूत पड़ रहा होगा, इसलिए कुछ भूभाग जो है ब्रिटिश को दे दिया। इस प्रकार कुछ प्रतिबंधों के साथ
है ना, के साथ नेपाल स्वतंत्र देश बना रहा। कुछ चीज दे दिया, कुछ भूभाग दे दिया, लेकिन नेपाल रहा क्या, स्वतंत्र। उस पर अंग्रेजों का शासन नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही गोरखा और अंग्रेज में युद्ध हुआ, वो अपना सीमा बढ़ाया तो गोरखा से युद्ध हुआ और अंग्रेजों का, और अंग्रेज गोरखा क्या किया, कुछ भूभाग जो है अंग्रेजों को शासन करने के लिए दे दिया नेपाल का, लेकिन नेपाल जो है गुलाम नहीं हुआ, कुछ क्षेत्र दे करके जो है निपटारा कर लिया। प्रतिबंधों के साथ नेपाल स्वतंत्र देश बना रहा। 1951 से 60 में जब राजा महेंद्र ने पंचायत प्रणाली को अधिनियमित किया था, तब नेपाल में बहुपार्टी लोकतंत्र को विकसित किया गया। बहुपार्टी लोकतंत्र को विकसित किया गया। यहाँ एक नाम आ रहा है किसका, तो राजा महेंद्र ने पंचायत प्रणाली को, राजा महेंद्र ने क्या किया, पंचायत प्रणाली को जो है बढ़ावा दिया, पंचायत प्रणाली को बढ़ावा दिया। और ये कब हुआ, 1951 से 1960 में, याद रखिएगा 1951 टू 1960, 1951 से 1960 में जो है राजा महेंद्र, इन्होंने पंचायत प्रणाली को विकसित किया। 1990 में संसदीय सरकार को राजा वीरेंद्र ने बहाल कर दिया। 1990 में क्या किया, सांसदीय, है ना, 1990 में आपका जो विजेंद्र सिंह था, 1990 में सांसदीय सरकार को राजा वीरेंद्र ने बहाल किया। सांसदीय सरकार को, सांसदीय सरकार को राजा वीरेंद्र ने बहाल किया, वीरेंद्र ने बहाल किया, है ना, यहां से जो है इसकी बहाली हो गई। तकरीबन एक दशक तक नेपाल को कम्युनिस्ट माओवादी, है ना, अग्रवाद का सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा, कम्युनिस्ट माओवादी अग्रवाद का, याद रखिएगा, कम्युनिस्ट माओवादी, है ना, अग्रवाद का, इसका जो है इसको सामना करना पड़ा। किसको, नेपाल को, ठीक है। इसके चलते 2008 में जो है राजशाही की समाप्ति की गई। यहां से क्या हो गया आपका, 2008 में राजशाही की समाप्ति, 2008 में राजशाही की समाप्ति। अब नेपाल में जो है राजशाही नहीं चलेगा। वहां पर क्या हो गया, 2008 में जो है राजशाही की समाप्ति कर दी गई। इसके बाद नेपाल में 2008 में जो है राजशाही को खत्म किया गया और गणतंत्र की घोषणा की गई। क्या की गई, गणतंत्र की, नेपाल जो है अब एक गणतंत्र राज्य बनेगा, मतलब राजशाही की समाप्ति की गई और गणतंत्र की घोषणा की गई। इसके बाद यहां तक जो है 2008 तक राजशाही खत्म हो गया, गणतंत्र की घोषणा लागू हो गई। और इसी के बाद जो है 23 जुलाई 2008 को, इसके बाद कब हुआ, तो 23 जुलाई 2008 से 29 अक्टूबर 2015 तक, है ना, 29 अक्टूबर 2015 तक जो है आपका, है ना, नेपाल के पहले राष्ट्रपति का पदभार डॉक्टर रामवरण यादव ने संभाला, है ना। ये जो है इसमें किसने संभाला, डॉक्टर रामवरण यादव। यह जो है ना, डॉक्टर रामवरण यादव, इन्होंने जो है आपका प्रथम राष्ट्रपति नेपाल का जो है आपका, है ना, राष्ट्रपति का पदभार जो है डॉक्टर रामवरण यादव ने संभाला। इससे यह जो है घोषणा की गई। इसके बाद इतना नेपाल के पहले राष्ट्रपति का, ये आपका क्या हो गया, पहले राष्ट्रपति का जो है पद, नेपाल के पहले राष्ट्रपति का पद 2008 में किसने संभाला, डॉक्टर रामवरण यादव ने संभाला। और इसके पहले जो रामवरण यादव हैं, ये 1999 से 2001 ईस्वी में, है ना, 1999 से 2001 वाला ईस्वी सन जो है, इसमें ये आपका स्वास्थ्य मंत्री, है ना, स्वास्थ्य मंत्री और नेपाली कांग्रेस के महासचिव रह चुके थे। यह स्वास्थ्य मंत्री भी थे, है ना, स्वास्थ्य मंत्री भी थे और नेपाली कांग्रेस के महासचिव भी थे, है ना, नेपाली कांग्रेस के महासचिव भी थे। तो यह दोनों ही पद के ये जो है ये थे। नेपाल के दूसरे वैधानिक, है ना, असेंबली में 2015 में नए संविधान को प्रत्यास्थापित किया गया, नया संविधान। इसके बाद जो है 2015 में नया संविधान को स्थापित किया गया, नया संविधान स्थापित किया गया। कब, नेपाल के असेंबली में, ठीक है, 2015 में नया संविधान स्थापित किया गया, ठीक है, नेपाल के असेंबली में प्रख्यापित किया गया। वर्षों की राजनीतिक उथल पुथल और संघर्ष के बाद 20 सितंबर 2015 को, कब, तो 20 सितंबर
2015 को 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया। नेपाल इससे पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। यहाँ जो है आपका इसका संविधान लागू हो गया, या कह सकते हैं 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया। यहाँ आपका क्या हो गया, नेपाल में नया संविधान लागू हो गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ, तो 20 सितंबर 2015 को नेपाल में नया संविधान लागू हुआ। और इसी नया संविधान में जो नेपाल हिंदू राष्ट्र था उसको क्या बना दिया गया, नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है वह घोषित किया गया। अर्थात नेपाल जो है, नेपाल में सभी धर्मों के लोगों का निवास रह सकता है, सभी धर्म जो है भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये वाला चीज़ जो है, जो धर्मनिरपेक्षता वाला चीज़ है, वह नेपाल में 20 सितंबर 2015 को नया संविधान के साथ जो है यह चीज़ लागू हो गया। ठीक है, और नेपाल जो है, संविधान ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। यहीं से आपका क्या हो गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है ये घोषित हो गया नेपाल। ठीक है, नेपाल के संविधान में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने की आज़ादी दी गई। जिस तरह अपने देश में है उसी तरह जो है वहाँ भी सभी लोग अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। नेपाल के बहुसंख्यक लोग हिंदू धर्म के अनुयायी और अल्पसंख्यक जो है बौद्ध धर्म के विकृत रूप के अनुयायी हैं। अल्पसंख्यक बौद्धिस्ट है, बहुसंख्यक हिंदू है, और बौद्धिस्ट जो है वह विकृत बौद्धिस्ट है ना। इसलिए इसको जो है क्या कह रहा है, तो यह एक विकृत बौद्ध धर्म के विकृत रूप के अनुयायी हैं। नेपाल में संस्कृत के बहुत से हस्तलिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब जो है यहाँ तक तो आप जान गए कि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया। अब थोड़ा हम लोग इसके पीछे में जाते हैं कि नेपाल जो है, नेपाल को ऐसा कैसे माना जाता है कि नेपाल भारत का अंग था या नहीं था। इस अंग था के संबंध में जो है कुछ पुराना, जो महाभारत संबंधी कुछ बातें हैं, कुछ पुरानी बातें हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है आपका ये शुरू होगा। नेपाल में संस्कृत के बहुत से हस्तलिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। नेपाल के वर्तमान शासक महाराज वीरेंद्र हैं। उनके पिता स्वर्गीय महाराजा महेंद्र ने नेपाल में एक नया संविधान प्रचलित किया था। महाभारत के वर्ण पर्व में जो महाभारत है, महाभारत का जो एक अध्याय है जिसको बोलते हैं वर्ण पर्व, क्योंकि अलग अलग अध्याय है इसलिए महाभारत का जो एक अध्याय है वर्ण पर्व है ना, वर्ण पर्व में नेपाल का उल्लेख कर्ण के दिग्विजय के संबंध में है। किसके संबंध में है, कर्ण के दिग्विजय के संबंध में। मतलब कर्ण जो है विजयी हुआ, कर्ण के है ना दिग्विजय के संबंध में जो है इसके महाभारत के वर्ण पर्व में इसका उल्लेख है, कर्ण के दिग्विजय के संबंध में है। नेपाल देश में जो नेपाल देश में राजा थे, उन्हें जीतकर वह हिमालय पर्वत से नीचे उतर आए और फिर पूरब की ओर अग्रसर हुए। तो उसमें कहा जा रहा है कि नेपाल देश का जो राजा था उसको कर्ण ने जीता और उसके बाद वो वहाँ से नीचे की तरफ उतर आए। यह जो है महाभारत में चर्चा है। इससे ये बात जाहिर होती है कि नेपाल भी जो है भारत का अंग था। इसके कर्ण भी अंग वंग आदि पर विजय का वर्णन है। अंग वंग जो है ये नेपाल का स्थान है, अंग वंग, और इस स्थान को है, इस पर कर्ण के द्वारा विजय का जिक्र जो है वह महाभारत की पुस्तक में है। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से नेपाल को भारत का ही एक अंग समझा जाता था। इस तरह के जब मान लीजिए कोई भी राइटर जिन्होंने महाभारत लिखा होगा, उन्होंने अगर ऐसे ही अपने मन से तो कुछ नहीं लिख दिया होगा, तो अगर कुछ लिखा गया इससे ये बात जाहिर होता है कहीं ना कहीं नेपाल को दूसरा, ये भारतीय लोग जो हैं उसको कभी भी दूसरा नहीं समझा, उसको अपना ही अंग समझा। तब तो महाभारत में इस तरह की चीज़ें जो है उससे संबंधित आ रही है। नेपाल नाम भी महाभारत के समय में ही प्रचलित था। जो हमने कहा कि ने नाम की ऋषि थे, जिनका पाल नाम के गुफा में उन्होंने अपना कृत्य स्थल बनाया था, उससे नेपाल का नाम का जन्म हुआ। तो यह भी जो है महाभारत से ही है। नेपाल में बहुत समय तक अनार्य जातियों का राज्य भी रहा। मध्य युग में राजनीतिक सत्ता में मेवाड़ है ना, मेवाड़ राजस्थान के राजवंश। अब अगर मध्य युग में आइए गए तो हम प्राचीन काल में चले गए थे। मध्य युग में जो मेवाड़ का है ना, मेवाड़ राजस्थान है, यहाँ का राजवंश का भी शासन जो है नेपाल पर रहा। कब रहा, तो मध्य काल में, जो मेडाइवल पार्ट हुआ उसमें मध्य युग में इसका भी जो है सत्ता यहाँ पर रहा। राजपूतों की यह शाखा मेवाड़ में मुसलमानों के आक्रमण से बचने के लिए नेपाल में आकर बस गई। मेवाड़ से जो है मुसलमानों का अटैक हुआ, इसलिए वहाँ के राजपूत जो हैं वो आकर के कहाँ बस गए, तो आकर के बस गए नेपाल में। इसलिए नेपाल में भी जो है आपका कुछ राजपूत राजवंश का भी वहाँ पर जो है मध्यकाल में शासन रहा है ना। तो यह भी बात सही है, आकर बस गया। इसी क्षत्रिय वंश का राजा है ना आज नेपाल में जो है मध्य युग में नेपाल में वह शासन
चला रहे थे। ठीक है, चला रहे थे। नेपाल के अनेक स्थान पर प्राचीन काल से अब तक हिंदू तथा बौद्धों की पुण्य तीर्थ रहे हैं। बहुत सारा नेपाल में जो है हिंदू और बौद्धों का पूर्ण जो है ना, हिंदू और बौद्ध का पवित्र तीर्थ स्थल जो है वहाँ पर रहा है ना, पुण्य तीर्थ रहे हैं। लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, बहुत सारा तीर्थ है जिसमें कि आपका लुम्बिनी जो महात्मा बुद्ध का आप जन्म स्थान जानते हैं, है ना, लुम्बिनी हो गया और पशुपतिनाथ, यह जो है बहुत फेमस है, लुम्बिनी और पशुपतिनाथ, यह जो है तीर्थ स्थल है नेपाल का, है ना। आदि स्थान जो है भारतवासियों के लिए भी उतने ही पवित्र हैं जितना कि नेपालियों के लिए है। नेपाली लोग भी इसका उतना ही सम्मान करते हैं। लुम्बिनी जो पवित्र स्थल है महात्मा बुद्ध का, और जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, इसके यहाँ भी जो है ये दोनों ही क्षेत्र इसका नेपाली लोग भी आदर करते हैं और भारतीय लोग भी इसका आदर करते हैं। अब हम कुछ देखते हैं भारत और नेपाल के बारे में। भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना है, पर हाल के दिनों में रिश्तों में कुछ गर्माहट आई है। बहुत पुराना रिश्ता है और कुछ हाल के दिनों में क्या है, रिश्तों में गर्माहट आई है। भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है ना, ये अलग टॉपिक है यहाँ से। अब भारत और नेपाल के बीच संबंधों की बात हो रही है। यह जो है 1850 किलोमीटर का जो है भारत और नेपाल के बीच का लंबा जो है बॉर्डर है। कितना है, 1850 किलोमीटर। मतलब कि नेपाल, भारत वाला क्षेत्र हम लोग नीचे हैं, ये उत्तराखंड से शुरू हो करके यूपी, बिहार और होते होते यहाँ सिक्किम तक, पश्चिम बंगाल होते हुए सिक्किम तक, यह जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो पांच राज्य है हमारा, इसके सरहदों से मिलते हुए अगर उसकी लंबाई देखी जाए तो वह 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है। किसका, तो यह नेपाल का बॉर्डर है। 1850 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। भारत के वो राज्य जिसकी सीमा जो है नेपाल से मिलती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है ना। 1950 में शांति और दोस्ती के लिए प्रतिबद्ध इंडो नेपाल संधि, 1950 में क्या हुआ था, है ना, इंडो नेपाल संधि, इंडो नेपाल संधि, यह जो है नेपाली और हिंदू जो हिंदुस्तान जो है, इंडो नेपाल संधि ने नेपालियों को भारतीय जनता के समान, जिस तरह भारतीय जनता के लिए भारत में शिक्षा व्यवस्था है, सब चीज़ है, उस तरह नेपाली लोगों के लिए भी है। यह रास्ता भारत ने सब दिन खोल कर रखा है ना। तो नेपालियों को भारतीय जनता के समान शिक्षा और आर्थिक अवसर देने की बात कही गई है। मतलब जिस तरह भारतीयों को शिक्षा और, है ना, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में जो है मदद दी जाती है, शिक्षा और आर्थिक अवसर दी जाती है, उतना ही जो है, उतना ही जितना भारतीयों को जाता है उतना नेपालियों को भी दिया जाएगा। शिक्षा और आर्थिक अवसर जो है भारत उतना ही नेपालियों को भी देता है। तो यह बात भी सही है। भारत और नेपाल में कोई खास का अंतर नहीं है। इसलिए जो है कहा गया कि 1950 में शांति और दोस्ती के लिए प्रतिबद्ध इंडो नेपाल संधि हुई और इसने जो है नेपालियों को भारतीय जनता के समान शिक्षा और आर्थिक अवसर की बात कही गई। ठीक है, दी गई। भारत में करीब 60 लाख नेपाली काम करते हैं। देखिए 60 लाख लोग कोई कम लोग नहीं है। भारत में कितने नेपाली काम करते हैं, 60 लाख जो है नेपाली लोग हमारे भारत में काम करते हैं। और इसमें से 45,000 से ज़्यादा नेपाली जो है वह नेपाली नागरिक भारतीय सेना और पैरा मिलिट्री में है ना। इससे कम जो है कितना, आपका 45,000 जो है ये सेना और मिलिट्री में है। 45,000 नेपाली जो है यह आपका भारत की सेना में है और इसका पैरा मिलिट्री में है ना, पैरा मिलिट्री। तो इसमें भी जो है भारत की पैरा मिलिट्री में और भारत की आर्मी में भी जो है 45,000 नेपाली लोग जो है, ये डाटा इनका आता है कि ये लोग इसमें भारत में भाग लेते हैं और इसके सेना पर हैं। भारत नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है, जानते ही हैं, भारत नेपाल का खुला बड़ा हुआ है। वहाँ जाने के लिए किसी प्रकार का वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। नेपाल के कुल कारोबार में 66% व्यापार भारत के साथ होता है। नेपाल का जितना भी व्यापार होता है उस नेपाल में, उस भारत और नेपाल के व्यापार में 66% संबंध जो है उसका नेपाल का किससे है, तो भारत से है ना। यह भी रिकॉर्ड बता रहा है कि नेपाल में कुल कारोबार में 66% व्यापार जो है उसका भारत के साथ है। किसके साथ है, भारत के साथ। तो इतना, जब इतना करीबी है नेपाल के साथ, तो भारत और नेपाल कोई अलग राष्ट्र नहीं है, ये राष्ट्र तो अलग ही है, लेकिन हाँ उसको भारत में इतना उचित दर्जा दिया गया है। हर चीज़ में आप देखिए, यहाँ की शिक्षा और यहाँ के आर्थिक अवसर में भी उसको उतना ही योगदान दिया गया है। उसकी जो वहाँ के लोग जो हैं, 60 लाख लोग नेपाली जो है भारत में काम कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसा अगर मान लीजिए नेपाल के लोग भारत में हैं, तो ऐसा ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हमारे भारतीय लोग भी नेपाल में होंगे, जरूर ही होंगे। और 45,000 लोग जो है ये यहाँ की 45,000 नेपाली जो है भारत की सेना में है और भारत की पैरा मिलिट्री में भी है। तो आज हम लोगों ने मित्र
नेपाल को जो है और भारत के संबंध में भी हमने जाना और नेपाल के इतिहास को भी हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। जितना बन पड़ता है मटेरियल अलग अलग जगह से कंटेंट को लेते हैं और आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।